अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। तो केमिस्ट्री का हमारा मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 5 चल रहा है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एटमॉस्फेयर। इससे पहले हमने जो है इसका इंट्रोडक्शन और काफ़ी सारी चीज़ें शुरू के टॉपिक्स हम लोगों ने देख लिए थे, जिसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और पोल्यूटेंट्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। कुछ टॉपिक इसके रह गए जो कि आज के हम लेक्चर के अंदर कंप्लीट इंशाल्लाह कर लेंगे। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेके आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। कि एयर को पोल्यूट करने वाले हमारे पास मेजर एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले एयर पोल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें तो दो किस्म के हमारे पास दो टाइप के जो है मेजर एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि हमारी हवा को आलूदा कर रहे हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट। पहले नंबर पे हमारे पास आते हैं प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स और सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। सबसे पहले अगर हम प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स की बात करें तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जो हमारी गाड़ियों के अंदर, हमारी ट्रकों के अंदर, कार्स के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल जलता है और उससे जो काला धुआं निकलता है जिसकी वजह से हमारी फ़िज़ा आलूदा हो जाती है, हमारी जो है एयर जो है वो पोल्यूट हो जाती है। अब इसकी वजह से हमारे पास जो है बहुत सारी गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट की वजह से। इसमें हमारे पास सबसे पहली गैस जो है वो SO2 है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास CO2 गैस बनना शुरू हो जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे भी हमारे पास मौजूद होती है, लेकिन CO2 की एक्सेस पे बनना शुरू हो जाती है। अच्छा, NO गैस बनना शुरू हो जाती है। इस तरीके से और भी बहुत सारी गैसेस हैं जो कि हमारे पास इस फॉसिल फ्यूल के जलने की वजह से, जो कि हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों के अंदर, उसके जलने की वजह से हमारे पास जो एयर है हमारी वो पोल्यूट होना शुरू हो जाती है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। अब सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट हम नहीं बनाते। अच्छा, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट जो है समझे वो तो हम ही बनाते हैं। हम ही जो गाड़ियों के अंदर जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से काला धुआं निकलता है और हमारी जो है हवा आलूदा हो जाती है, उसके ज़िम्मेदार तो एक हिसाब से हम हैं। लेकिन जो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है वो हम नहीं बनाते, इंसान नहीं बनाते, बल्कि सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट जो हमारे पास प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं यही क्रिएट करते हैं। द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट क्रिएट सेकेंडरी पोल्यूटेंट थ्रू अ वैरायटी ऑफ प्रोसेस। अच्छा, होता क्या है कि हमारे पास ये जो SO2 है ये हमारे पास किस में चेंज हो जाता है, H2SO4 के अंदर चेंज हो जाता है। H2SO4 के अंदर, जो कि हमारे पास क्या है, एक एसिड है। इसी तरीके से हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे पास H2CO3 के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये भी एक एसिड है जिसकी वजह से हमारे पास हमारी जो एयर है वो पोल्यूट होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से NO गैस हमारे पास HNO3 के अंदर यानी कि नाइट्रिक एसिड के अंदर चेंज होना शुरू हो जाता है। अब आप जितने भी ये नीचे कंपाउंड देख सकते हैं, H2SO4 या फिर हमारे पास H2CO3 कार्बोनिक एसिड या फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये तीनों हमारे पास जो है एसिड्स हैं। आपने चैप्टर 2 के अंदर एसिड और बेस के चैप्टर के अंदर आपने इन तीनों कंपाउंड्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया होगा कि ये तीनों हमारे पास जो है कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एयर होता है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट होना शुरू हो चुका है और जिसकी वजह से हमें सांस लेने में भी आप देख सकते हैं कि आजकल हर दूसरे बंदे को कोई ना कोई सांस की बीमारी होना लाजमी आम सी बात हो गई। क्योंकि हमारी जो ख़ास तौर पे अगर हम अपने इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, इतनी सारी जो इंडस्ट्रीज़ होने की वजह से और इतनी ज़्यादा जो है ट्रैफिक होने की वजह से, व्हीकल्स होने की वजह से हमारे पास जो नॉर्मल जो एक एयर पोल्यूटेड है वो उससे काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और अब जो है काफ़ी उसकी मिकदार बढ़ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आपकी बुक के अंदर पूरे के पूरे जो है एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कौन कौन से जो है ज़राए हैं इन तमाम गैसों को बनाने वाले, उनसे क्या क्या जो है नुकसानात पैदा हो सकते हैं। तमाम चीज़ें आपको चार्ट दिया हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। कोई इसमें मुश्किल चीज़ है इसलिए वो मैं आपको नहीं करवा रहा। नेक्स्ट चीज़ जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारी एसिड रेन, जो दूसरा टॉपिक है हमारा। अब कहते हैं कि आपने हमेशा बड़ों से ये सुना होगा कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। अब पहली बारिश में क्यों नहीं नहाना चाहिए? हमारे पास जो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जितने भी हम गाड़ियों के अंदर जो ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, उनसे जो धुआं निकलता है वो हमारी हवा में चला जाता है। जब वो हमारी हवा में जाता है तो हवा में जाने के बाद जो है वो अपने अंदर से क्या रिलीज़ करता है, SO2 यही गैस रिलीज़ करता है। इसके अलावा जो है NO नाइट्रिक ऑक्साइड यूज़ कर जो है वो रिलीज़ करता है। अब जब बारिश होती है, हमें पता है बारिश होती है तो पानी आता है, आपको फेमस डायलॉग है, आपको पता ही होगा।
तो जब बारिश का पानी जब इन तमाम गैसेस के साथ आके मिलता है तो होता ये है कि ये तमाम गैसेस जो है हमारे पास एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं, और जब ये एसिड के अंदर कन्वर्ट होती हैं तो हमारी जो पहली बारिश है वो बहुत ही एसिडिक रेन, एसिड रेन इसलिए उसको कहा जाता है क्योंकि उसकी जो पीएच है वो हमारे पास डाउन होके 7 से नीचे आ जाती है। आपने पीएच के बारे में लाजमी आपको अंदाज़ा होगा कि क्या होता है, एक टेबल होता है 0 से लेकर 7 तक। 7 न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं वो एसिडिक होते हैं, और 7 से ऊपर हमारे पास जितने भी हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है। लेकिन वाटर अगर आप देखें तो वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है क्योंकि हम उसको इस्तेमाल करते हैं और उसकी पीएच हमारे पास 7 होती है। लेकिन अगर हम बारिश के पानी की बात करें, वैसे तो कहते हैं कि बारिश का पानी बहुत ही खालिस होता है, बहुत ही प्योर होता है, लेकिन जब अगर हम पहली बारिश के पानी की बात करें तो वो प्योर बिल्कुल भी नहीं होता, उसमें डिफरेंट एसिड्स मौजूद होते हैं, इसीलिए पहली बारिश को एसिड रेन का नाम दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ज़रा पढ़ लेते हैं। फॉसिल फ्यूल रिलीज SO2 and NO in the atmosphere, and SO2 is converted into H2SO4 with rain water, and NO gas is converted into HNO3 by rain water. Rain water is somehow acidic because it contains dissolved CO2 from the atmosphere. The pH of rain water is dropped down to 40. मैंने जो अभी आपको बताया कि जो एसिड रेन होती है, जो पहली बारिश होती है, उसकी जो pH होती है हमारे पास वो 44 हो जाती है, जिसकी वजह से वो एसिडिक नेचर के अंदर चली जाती है और वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, और हमारी बहुत सारी, अब आगे जाके हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके एसिड रेन के इफेक्ट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो एसिड रेन क्या है, जब भी हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं वो हमारी हवा के अंदर SO2 NO2 गैस का जो है इखराज करते हैं, और वही SO2 गैस और बकिया गैसेस जब हमारे पास पानी के साथ मिलती हैं, रेन वाटर के साथ मिलती हैं, तो वो एसिड बना देती हैं, इसलिए कहते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। अब अगर हम इफेक्ट्स के बारे में बात करें, एसिड रेन लीचेस हैवी मेटल फ्रॉम द सॉइल एंड डिस्चार्ज इनटू द रिवर एंड लेक्स। दीज हैवी मेटल हार्म ह्यूमंस एंड एक्वेटिक लाइफ। अच्छा, जो भी एसिड रेन है हमारे पास, अब हमें पता है कि हमारे पास जो ज़मीन है, हमारी जो मिट्टी है, उसके अंदर डिफरेंट मेटल्स मौजूद होते हैं। अब जो एसिड रेन होती है उन तमाम मेटल्स को अपने अंदर जज्ब कर लेती है, लीचेस कर लेती है, जज्ब कर लेती है, और वही पानी बहता हुआ जब हमारे पास दरियाओं में, नदियों नालों में जाता है, तो जाहिर सी बात है हमारी एक्वेटिक लाइफ भी, समंदर, जाहिर सी बात है पानी अगर दरिया में जाएगा, झीलों में जाएगा, नालों में जाएगा, तो वहीं से होता हुआ पानी हमारा समंदर के अंदर जाता है, जिसकी वजह से हमारी एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। और जब हमारी एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है, जाहिर सी बात है अब आफ्टर सम टाइम वो पानी इंसानों को ही पीना है। जब अगर हम इंसान वो झीलों का या फिर दरियाओं का पानी अगर इंसान पी ले तो इंसानों को भी उससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है। एक्वेटिक लाइफ तो डिस्टर्ब होती है एसिड रेन की वजह से, बल्कि हमारा जो इंसान है अगर वो पानी पी ले तो उसकी भी जो है काफ़ी तबीयत ख़राब हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द एसिड रेन ईट अवे कैल्शियम कार्बोनेट एंड मार्बल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय। आपने देखा होगा कि जो हमारे पास कैल्शियम CaCO3 हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है मार्बल का फार्मूला होता है, मार्बल जो आपके घरों के अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो आपने देखा होगा जो पुरानी इमारतें जिनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल हुआ है या फिर किसी मेटल का इस्तेमाल हुआ है, तो जैसे ही हमारे पास जो एसिड रेन है उसके ऊपर आकर गिरती है तो ये उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। अब कुछ बहुत पुरानी इमारतों को अगर आप देखें तो बहुत पुरानी इमारतें जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट या किसी लोहे का इस्तेमाल हुआ है, तो जब उनके ऊपर एसिड रेन गिरती है तो आफ्टर सम टाइम, कुछ सालों के बाद, वो लोहा जो है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाता है, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग जो है हमारे पास कंपाउंड है, मार्बल आपको जिसको कह सकते हैं, तो वो भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है आफ्टर सम टाइम। बहुत, अब इसमें प्रोसेस लंबा होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन एसिड रेन जो है हमारे इन स्ट्रक्चर्स को भी डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एसिड रेन मेक सॉइल एसिडिक सो इट बिकम्स फर्टाइल। अच्छा, एसिड रेन हमारे पास लिखा हुआ है कि हमारे पास जो हमारी ज़मीन है, हमारी मिट्टी है, हमारी मिट्टी से ही हमें, आपको पता है कि हम जो है ना बहुत सारी फसलें उगाते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो है मुल्क आगे चलता है। तो अगर एसिड रेन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी तो हमारे पास जो हमारी जो
ज़मीन है वो फर्टाइल की जगह सर्टाइल होना शुरू हो जाएगी। फर्टाइल होता है ज़रखेज़, और सर्टाइल का मतलब होता है बंजर ज़मीन। और जब ज़मीन बंजर होना शुरू होगी तो वहाँ पे कुछ उगेगा नहीं, और इस तरीके से मुल्क भी हमारा काफ़ी खसारे के अंदर जा सकता है। तो एसिड रेन जो है इसके अंदर भी बहुत बड़ा हार्मफुल इसका रोल है कि हमारी जो सॉइल है, हमारी जो मिट्टी है, उसको सर्टाइल बना देती है, उसके अंदर कुछ भी उगने नहीं देती। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा हार्मफुल इफेक्ट है। नेक्स्ट है एसिड रेन हार्म प्लांट्स एंड ट्री एज वेल। अच्छा, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ट्रीज़ हैं, इनको भी एसिड रेन जो है वो नुकसान पहुंचाने का पूरा जो है मादा रखती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एसिड रेन आकर प्लांट्स के ऊपर आएगी और उनको जाहिर सी बात है वो भी एसिड है। ठीक है, एसिड उसके अंदर मौजूद, कम मिकदार में मौजूद है लेकिन एसिड मौजूद है। जब प्लांट्स के ऊपर एसिड आके गिरेगा तो जाहिर सी बात है उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर ख़राब होगा, और इस तरीके से उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है ओजोन लेयर। अच्छा, ओजोन फॉर्मेशन हमारे पास होता क्या है। अच्छा, आपने लास्ट टॉपिक के अंदर मैंने आपको ये लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर ये बताया था ओजोन के बारे में कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद होता है ये एक लेयर है जो कि हमें सन की अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाने का काम करती है। अच्छा, ओजोन का अगर हम फार्मूला देखें तो ओजोन का फार्मूला हमारे पास होता है O3। अब ये हमारे पास तीन ऑक्सीजन के एटम्स मिलते हैं तो हमारे पास O3 बनता है, जो कि एक लेयर है जो कि हमें किसी भी अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाने का काम करती है। ठीक है, अच्छा, द फार्मूला ऑफ ओजोन इज O3 एंड इट प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही आपको बताया था कि ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद होती है। इट इंटरैक्ट्स विद सोलर अल्ट्रावायलेट लाइट with O2 produce ozone and decrease the quantity of dangerous ultraviolet rays that reaches to the earth। अच्छा, होता क्या है कि हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो O2 गैस मौजूद है, अब उसके पास उसके ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेज आके अटैक करती हैं तो वो O2 जो है O3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये एक लेयर बनाना शुरू कर देते हैं जो कि पूरे हमारी अर्थ के सराउंड होती है। हमारे अर्थ के सराउंड एक एनवेलप बना देते हैं जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेज से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अच्छा, अब उन्हीं अल्ट्रावायलेट रेज को ये आने से रोकते हैं और कहते हैं कि अगर हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज जो है, अल्ट्रावायलेट रेज वुड इंड्यूस स्किन कैंसर इफ़ ओजोन लेयर वर नॉट प्रेजेंट। अगर ओजोन लेयर अल्लाह की बनाई हुई ये चीज़ हमारे पास मौजूद ना होती, लेकिन हमें अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें पता भी नहीं है और वो हमारी हिफाजत कर रही है। ठीक है, तो अल्लाह ताला की बनाई हुई एक ऐसी लेयर है, अगर ये मौजूद ना हो तो दुनिया में ज़्यादातर इंसान जो है स्किन कैंसर से मर जाए, या कि ऐसा हो सकता है कि ओजोन लेयर प्रेजेंट ना हो तो पूरी दुनिया स्किन कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो जाए, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल रेज होती है, जो यूवी रेज होती हैं। आपने फेस के अंदर भी यूवी रेज के बारे में पढ़ा होगा, तो ये बहुत हार्मफुल रेज होती हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, बहुत इफ़ेक्ट करती हैं हमारी स्किन को। तो अब O3 जो है हमारे पास क्या करती है, इन तमाम की तमाम रेज को जो है रोकती हैं, उनको हमारी स्किन हमारी अर्थ तक आने नहीं देती, और हमारी जो है अर्थ को एक एनवेलप के स्ट्रक्चर में जो है एक जोड़ के रखती हैं, उसका एक एनवेलप बना के रखती हैं ताकि हमारी अर्थ तक वो अल्ट्रावायलेट रेज, जो सूरज की रोशनी, जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो ना आ सके और हमें स्किन कैंसर ना हो सके। लेकिन अगर हम इसके अलावा जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन मीन्स कि ओजोन हमारे पास, मैं आपको सच बात बताऊँ तो ओजोन हमारे पास ब्रेक होना शुरू हो चुका है, और काफ़ी अरसा पहले ही ब्रेक होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ओजोन ब्रेक कैसे होता है, हम जो इंसान हैं, हम बहुत सारी गैसेस, बहुत सारे ऐसी मशीनरीज का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें तो बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं, लेकिन वो हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, जिसमें हमारे पास एक गैस है CFCl। अब ये जो गैस है इसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये हमारे पास कहाँ मौजूद होते हैं, हम जो रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं उनके अंदर ये गैस मौजूद होती है, या इसके अलावा जो हम एयर कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं, आपने रेफ्रिजरेटर्स के बैक साइड पे देखा होगा एक ब्लैक कलर का जो है रेफ्रिजरेंट लगा होता है जिसके अंदर गैस भरी जाती है, उसके अंदर ये गैस मौजूद होती है। या फिर इसके अलावा आपने AC देखा होगा, AC एक साइड तो AC की होती है जहाँ से ठंडी हवा आती है, AC का एक बैक साइड भी होता है जहाँ से एक बड़ा सा बॉक्स लगा हुआ होता है जहाँ से गर्म हवा बाहर आती है, तो उसके अंदर भी ये गैस मौजूद होती है। तो जब AC से और रेफ्रिजरेटर से ये गैसेस निकलती हैं तो ये जाकर हमारे ओजोन लेयर में ओजोन के साथ जाकर रिएक्ट करती हैं, ओजोन के साथ जाकर रिएक्ट करने के बाद
ये ओजोन को तोड़ना शुरू कर देती हैं। अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कार्बन के जो है हमें पता है कि 4 जो है वो बॉन्ड बनाता है, तो तीनों तरफ इसके क्लोरीन आ जाता है और एक तरफ जो है फ्लोरीन आ जाता है, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड होता है, जब ये ओजोन के साथ जाके रिएक्ट करता है तो ये O जो है आफ्टर सम टाइम जो है O3 के साथ ये जो है हमारे पास क्लोरीन जो है ये तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं। अच्छा, और ये क्लोरीन जो है जाके कहाँ रिएक्ट करता है, ओजोन के साथ रिएक्ट करता है। ओजोन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देता है, हमारे पास O2 बनाता है और साथ में प्लस OCl बना देता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आके हमारा जो O3 था वो O2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी कि हमारी जो लेयर थी, ओजोन लेयर थी, वो ब्रेक होना शुरू हो गई है और वो किस में कन्वर्ट हो गई है, O2 के अंदर कन्वर्ट हो गई है। और ये आप बहुत पहले की बात है कि हमारे पास फर्स्ट टाइम जब 90s के अंदर फर्स्ट टाइम देखा गया था कि ओजोन लेयर ब्रेक होना शुरू हो गई है। तो देखिए कि ये हमारी अपनी ही गलतियाँ हैं कि जो हम मशीनरीज इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है अर्थ की वो भी ब्रेक होना शुरू हो गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है वो है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम भी देते हैं। अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट में बात करें तो सन, अब थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो सन हीट एंटर्स द अर्थ एंड रिफ्लेक्ट्स बैक एट, अब जो अर्थ की जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सन है, ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास क्या है, सन है, ठीक है। अब यहाँ जो हीट आती है और आके रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, ठीक है। अब अगर ऐसा, अब यहाँ पे जो हीट एनर्जी आती है अगर ये सारी रिफ्लेक्ट बैक होना शुरू हो जाएगी तो हमारे लिए मसले बहुत सारे क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द एक एनवेलप बना देती है, इस तरीके का एक नॉर्मल सा थिन सा एक एनवेलप बना देती है जो कि सन की जो हीट है, अब इस हीट को ये आगे जाने नहीं देती, ठीक है। अब ये हीट आएगी अर्थ के सरफेस पे अटैच करेगी, जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो थोड़ी सी हीट बाहर चली जाएगी और थोड़ी सी हीट जो है यहीं रहेगी। इसी अगर ये हीट, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है ये मौजूद ना हो तो होता ये है कि हमारे पास जितनी भी हीट एनर्जी आएगी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, वापसी चली जाएगी और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। थोड़ी सी भी हीट बचेगी नहीं तो पूरी दुनिया जलना शुरू हो जाएगी। दुनिया में जितने भी रहने वाले जितने भी लोग हैं वो मर जाएंगे क्योंकि इतने कम टेम्परेचर माइनस के अंदर हो जाएगा टेम्परेचर, उसके अंदर वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। और इसलिए जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एनवेलप, यहाँ पे वही बात बताइए, अराउंड द अर्थ द नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड लेयर कंसंट्रेशन मेंटेन इनफ हीट टू कीप एटमॉस्फेयर वार्म। अच्छा, ये जो एनवेलप होता है ये क्या करता है कि इनफ हीट को अंदर आने देता है ताकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो वार्म रहे। अगर ये हीट ना होती, फॉर एग्जांपल ये एनवेलप ना होता तो जाहिर सी बात है ठंड इतनी बढ़ जाती और रात में तो हमें पता है कि सूरज होता नहीं, तो रातें इतनी ठंडी होती कि लोग वहाँ पे एग्जिस्ट ही ना कर पाते और सुबह थोड़ी बहुत अगर होती भी तो थोड़ी बहुत गर्मी होती, ठीक है। तो दुनिया पूरी जम जाती, इसलिए जो है हमारे पास ये जो एनवेलप है बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रोल प्ले करता है। द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस प्रिवेंट द हीट फ्रॉम द ऑनगोइंग अर्थ that temperature of earth rises gradually which is called global warming और greenhouse effect। अच्छा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो हम इंसानों ने बहुत ज़्यादा जो है नेचर को तबाह कर दिया है, ठीक है। हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर यहाँ पे इसका जो थिकनेस है वो ज़्यादा हो जाएगी, अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें, थिकनेस अगर इसकी ज़्यादा हो जाएगी तो ये जितनी भी हीट एनर्जी अंदर आएगी इसको बाहर जाने नहीं देगी और जब ये बाहर जाने नहीं देगी तो हमारे पास क्या होगा कि हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये जो लेयर है ये थिक होना शुरू हो गई और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल ही वार्म हो चुका है। कितनी गर्मी आगे बढ़ चुकी है, आपने देखा होगा कि साल ब साल जैसे आगे जाता जा रहा है गर्मी उतनी बढ़ती जा रही है और सर्दी का जो शॉर्ट टाइम पीरियड है वो बहुत शॉर्ट होता जा रहा है। तो अब
कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ अब यहाँ पे ना जाने दें और यूज़ किस तरीके से करें, वो हमारे पास क्या करते हैं, प्लांट्स करते हैं जो, और हम लोगों ने जो है अपनी ही जो है सहूलियात के लिए, अपने एडवांटेजेस के लिए तमाम जो डिफॉरेस्टेशन थी वो कर दी है। अब पेड़ों को काट के हम या तो फर्नीचर बना रहे होते हैं या उससे पेपर बना रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होना शुरू हो गई है, जंगलात का खात्मा होना शुरू हो गया है। और जंगलात जहाँ खात्मा होगा वहाँ जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ नहीं होगा तो वो हवा में एक्सेस अमाउंट में मौजूद होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होगी, और जो आगे ऊपर जाके एक थिक लेयर बना देगी और हीट एनर्जी जो आएगी उसको वापसी जाने नहीं देगी, और इस तरीके से हमारी जो हीट एनर्जी है यानी कि गर्मियाँ हैं वो बढ़ती रहेंगी। ठीक है, तो इसकी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैसेज हैं कुछ हमारे पास यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले हमारे पास CO2 गैस है। ठीक है, CO2 के अलावा हमारे पास जो है CH4 गैस है। ठीक है, ये कुछ गैसेज हैं, या फिर फॉर एग्जांपल CH4 को छोड़े हमारे पास सिर्फ मेन गैस है, हम CO2 के बारे में बात करते हैं। तो CO2 हमारे पास एक ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैस है जो कि हमारे पास इसका इतना ज़्यादा मेन इफेक्ट होता है। ठीक है, इफेक्ट्स की बात करें, द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज 0.05 एनुअली। अच्छा, अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि 0.05 सेल्सियस हमारे पास जो टेम्परेचर है वो एनुअली इंक्रीज होता जा रहा है। अब वैसे तो अगर आप देखें तो 0.05 आपको कुछ असर नहीं, इतना नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आप देखें तो आने वाले 50 सालों के अंदर ये 0.05 की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करते जाए तो कितनी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि आने वाले 50 सालों में या 100 सालों के अंदर ये टेम्परेचर जो है कितना ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि एक जो है अवेयरनेस फैलाई जाती है कि प्लांट्स लगाए जाएँ, पौधे लगाए जाएँ, ताकि हमारे पास जो है इन गैसेस का इस्तेमाल जो है, ये गैसेस जो है वो इस्तेमाल करें और ये जो लेयर है ये कम हो जाए। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम दूसरे हार्मफुल इफेक्ट की बात करें तो इट चेंज वेदर पैटर्न। हमारे पास जो वेदर का जो पैटर्न है ये चेंज कर देते हैं, कभी गर्मियाँ होती है तो कभी सर्दी होती है। खासतौर पे कराची में अगर आप बात कर सकते हैं तो सुबह गर्मी, शाम में जो है हमारे पास सुबह के टाइम गर्मी होती है, रात के टाइम हमारे पास सर्दी होती है, तो नॉर्मल मौसम होता है, तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या करते हैं, इट मेल्ट ग्लेशियर एंड स्नो कैप्स। ये जो है हमारे पास जो हमारे ग्लेशियर्स हैं और बड़े बड़े जो है जो बर्फ़ के तोते हैं या बर्फ़ के पहाड़ है उसको मेल्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे फ्लड का जो है ख़तरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोगों को, वहाँ के रहने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये इसकी कुछ जो है और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। सी लेवल अबव हो जाता है और भी बहुत सारी जो है हमारे पास जो है अनहैबिचुअल जो है सिचुएशन पैदा होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये कुछ था इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, हमारे नेचर से रिलेटेड, ओजोन से रिलेटेड, एसिड रेन से रिलेटेड, पोल्यूटेंट से रिलेटेड और ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये तमाम टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर इन टॉपिक के अंदर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम इसकी अगेन एक और डिटेल में वीडियो बना देंगे आपकी क्वेश्चंस के आंसर के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है अपना चैप्टर 6 का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।